हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों पर है। देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो से गूगल से कुछ जानकारी लेते हैं और फिर जब आप उनको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो कई बार होता है कि प्रैक्टिकली कुछ समस्याएं आ जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा गाइड कर दिया जाता है कि ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, आप छोड़ दीजिए। वास्तव में भी ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है कि नहीं, ये तो होता ही नहीं है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि अब अगर मुझे इस कार्य को करना है तो मैं कैसे करूं। तो ऐसा ही कुछ डीवी में भी होता है। यानी डीवी का केस जब आपके ऊपर आता है, उसके अंदर आपके और आपके परिवार वालों के नाम लिखे हुए होते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे वीडियोज हम लोगों ने अलग अलग एंगल से बनाए कि भाई ऐसे मामले में आपको ये देखना चाहिए कि यदि आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं तो आप अपने मम्मी पापा, अपने बहन भाई या और रिलेटिव्स के जो नाम उसमें इन्वॉल्व हैं उनको हटाने के लिए सबसे पहले डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करो। और जब आप डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करोगे तो इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो हो सकता है कि उनके नाम उसमें से हट जाए, दूसरा थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है। और जब डिस्चार्ज पिटीशन आपकी फाइनल डिस्पोजल हो जाए, उसके बाद जो लोग रह जाएं उनकी तरफ से आप या तो रिप्लाई फाइल करो या फिर उस ऑर्डर को चैलेंज कर दो सेशन कोर्ट में और वहां से स्टे ले लो। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया जो कई सारे वीडियोज का निचोड़ है कि भाई डिस्चार्ज आपको कैसे फाइल करनी है। अब इतने के बाद कई सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम अपने प्लेस पे गए, हमने ये बोला अपने काउंसिल को कि भाई हमें डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करनी है, लेकिन उसने बोला कि डीवी में डिस्चार्ज फाइल होती ही नहीं है। तो क्या सत्यता है? कई लोगों का दूसरा प्रश्न ये था कि डिस्चार्ज पिटीशन जो हम फाइल करते हैं वो क्या सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत हम फाइल कर सकते हैं? देखिए, यहां पर कंफ्यूजन तो है थोड़ा सा। क्या कंफ्यूजन है? क्योंकि डिस्चार्ज पिटीशन जब आप फाइल करते हो तो उसमें जो 239 सीआरपीसी या 245 सीआरपीसी है, दोनों ही यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन है। अब इसके लिए हमें यह समझना है कि क्या डीवी के अंतर्गत ये सेक्शन एप्लीकेबल होंगे या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सीआरपीसी डीवी पे अप्लाई होता है या नहीं। बिल्कुल होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि डीवी केस के अंतर्गत कई बार होता है कि आप 340 की एप्लीकेशन लगा देते हैं। कई बार होता है कि कुछ चीज़ वाइफ ने छुपा ली, आप 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो ये भी तो सीआरपीसी के सेक्शन है, ये भी तो उस पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो क्या वो सेक्शन एप्लीकेबल होंगे या नहीं? तो बिल्कुल होंगे, सीआरपीसी के सारे सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यहां पर एक बात आ जाती है, 239 245 दोनों की पहले डेफिनेशन पढ़ लो। अपनी डेफिनेशन की वजह से 239 और 245 इसमें नहीं बनता है, और कई बार कोर्ट आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को इन धाराओं के अंतर्गत लेने से मना कर देती है। जैसे कि 239 सीआरपीसी के अंतर्गत ये कंपलसरी है कि पुलिस की रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट के आधार पर डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन डीवी एक्ट के अंतर्गत पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं होती। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट ये कह सकता है कि भाई 239 के अंतर्गत मैं डीवी की पिटीशन एडमिट नहीं करूंगा, या आपसे डीवी की पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करता, या उसको डिसमिस कर देता है इसी आधार पर। अब इसी प्रकार से आप 245 में भी जाते हैं। 245 भी एप्लीकेबल हो सकता है, सीआरपीसी का कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन पढ़ लो पहले। तो 245 के अंतर्गत भी ये लिखा है कि यदि मजिस्ट्रेट को सारे साक्ष्यों को देखने के बाद ये समाधान हो जाता है कि कोई जो एक्यूज पर्सन है उसकी भूमिका उसमें नहीं है, तो उसका नाम हटा सकता है। लेकिन सारे साक्ष्यों को देखने के बाद, यानी लड़की की तरफ से सारे साक्ष्य आएंगे, मतलब कि एविडेंस स्टेज पूरी कंप्लीट होगी, सारे गवाह के बयान आ जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है वो आ जाएंगे। उन सबको देखकर समाधान अगर मजिस्ट्रेट साहब को होता है, तो यानी इसके लिए तो आपको पूरे एविडेंस की वेट करनी पड़ेगी, यानी ट्रायल की वेट करनी पड़ेगी। तो इसके आधार पर भी कई बार क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो 245 सीआरपीसी के अंतर्गत आपकी डिस्चार्ज पिटीशन को या तो नहीं लेते या फिर डिसमिस कर देते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ गया। आपके मन में ये होता है कि ये पिटीशन आपकी डिसमिस इसलिए हुई क्योंकि ये सीआरपीसी के सेक्शन है, और डीवी जो है वो क्वासी क्रिमिनल नेचर का केस है, यानी उसका कुछ पार्ट आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है और कुछ सिविल प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये डिसमिस होने का या ना लेने का रीजन ये नहीं है कि सीआरपीसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सीआरपीसी पे बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। इसको ना लेने का या रिजेक्ट करने का रीजन ये है कि 239 और 245 की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहां पर फिट नहीं बैठती। अब बात आती है तो फिर डिस्चार्ज कैसे फाइल करें? तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो आपको सिविल में जाके फाइल करना पड़ेगा, यानी सीआरपीसी के साथ साथ सीपीसी के जितने भी प्रोविजन है वो सब भी आप डीवी एक्ट के अंतर्गत लगा सकते हैं। यानी डीवी एक्ट एक ऐसा एक्ट है, इसके अंतर्गत सीआरपीसी के सारे प्रोविजंस भी यूज किए जा सकते हैं और सीपीसी के भी सारे प्रोविजन यूज किए जा सकते हैं। तो यदि सीआरपीसी के अंतर्गत आपको लगता है कि डेफिनेशंस फिट नहीं बैठ रही हैं या आपकी डिस्चार्ज पिटीशन रिजेक्ट हो सकती है, तो फिर आप सीआरपीसी को छोड़ दीजिए, आप अपने डिस्चार्ज पिटीशन को सीपीसी के अंतर्गत फाइल कीजिए। और कुछ मामलों में तो ये देखा गया है कि सीआरपीसी के अंतर्गत भी जो डिस्चार्ज पिटीशन है वो कोर्ट ने एडमिट करी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी वजह से है खाली, और कुछ नहीं है। बाकी ये 101% कंफर्म है
कि डिस्चार्ज पिटीशन आपकी डीवी के अंतर्गत डाली जा सकती है, उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। हमारे खुद के कई सारे मामलों में भी डिस्चार्ज पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि डिस्चार्ज पिटीशन आप लगा नहीं सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी से आपको समझ में आ गया होगा क्यों सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस के अंतर्गत आपकी डिस्चार्ज पिटीशन एडमिट नहीं होती है। तो ये टेक्निकल जानकारी है, आपको इसका मालूम होना बहुत जरूरी है ताकि आप डिस्चार्ज पिटीशन के आर्ग्यूमेंट के टाइम पे इन चीज़ों को कोर्ट के सामने रख भी सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।